इसी कॉन्टिन्यूटी में अब आगे का कॉन्सेप्ट समझते हैं। आज हम भारतीय संसद की उस प्रक्रिया पर गौर करेंगे जो लोकतंत्र का दिल है। मतलब कैसे एक विचार बहस और जांच पड़ताल की भट्टी से तपकर कानून की शक्ल लेता है, और कैसे देश के विशाल खजाने यानी बजट को मंजूरी दी जाती है। हमारे पास जो स्रोत हैं वो इन जटिल प्रक्रियाओं के पीछे की कहानी बताते हैं। बिल्कुल, और ये सिर्फ एक सूखी अकादमिक प्रक्रिया नहीं है, ये एक तरह का नाटक है जिसमें तर्क वितर्क, जांच परख और शक्तियों के संतुलन का पूरा खेल होता है। तो चलिए इस यात्रा को बिल्कुल शुरुआत से पकड़ते हैं। मान लीजिए सरकार या किसी सांसद के मन में एक विचार आता है, वो उसे कानून बनाना चाहते हैं, तो पहला कदम क्या होता है? स्रोत बताते हैं कि हम साधारण विधेयक से शुरू कर रहे हैं। पहला कदम बड़ा सीधा साधा होता है, जिसे प्रथम पाठन या फर्स्ट रीडिंग कहते हैं। फर्स्ट रीडिंग, हाँ, ये एक तरह से विधेयक का जन्म प्रमाण पत्र जारी करने जैसा है। मंत्री या सदस्य सदन में खड़े होकर विधेयक का शीर्षक और उसका मकसद बताते हैं। अच्छा, तो इस स्टेज पर कोई बहस नहीं होती? नहीं, बिल्कुल नहीं, बस एक औपचारिक ऐलान होता है। इसके बाद इसे भारत के राजपत्र यानी गजेट ऑफ इंडिया में प्रकाशित कर दिया जाता है, ताकि ये एक सार्वजनिक दस्तावेज बन जाए। ठीक है, तो ये तो बस एक औपचारिक शुरुआत हुई। यहाँ से बात दिलचस्प होती होगी, क्योंकि असली काम तो अब शुरू होगा। हाँ, असली काम और सारी मेहनत द्वितीय पाठन यानी सेकंड रीडिंग में होती है। हमारे स्रोत बताते हैं कि ये सबसे लंबा और सबसे महत्वपूर्ण चरण है। और इसके भी कुछ हिस्से होते हैं? हाँ, इसके खुद 3 हिस्से हैं। पहला हिस्सा है साधारण बहस की अवस्था। इसमें बिल की मोटी मोटी बातों पर, उसके पीछे की सोच और उसके सिद्धांतों पर चर्चा होती है। मतलब ये कि कोई बिल क्यों जरूरी है या क्यों गलत है, इस पर एक आम राय बनाने की कोशिश होती है। बिल्कुल। एक मिनट, लेकिन इतनी बड़ी बड़ी बहसों में बिल की छोटी छोटी बारीकियों पर ध्यान देना तो मुश्किल होता होगा। हर एक लाइन, हर एक शब्द को कौन परखता है? बहुत अच्छा सवाल है, और यहीं पर इस प्रक्रिया का सबसे शक्तिशाली हिस्सा आता है। दूसरा उपचरण, जिसे समिति अवस्था या कमिटी स्टेज कहते हैं। कमिटी स्टेज, हाँ, यहाँ पर विधेयक को सदन की नजरों से दूर एक छोटी विशेषज्ञ समिति के पास भेज दिया जाता है। ये प्रवर समिति हो सकती है या फिर संयुक्त समिति, जिसमें दोनों सदनों के सदस्य होते हैं। तो ये समितियां क्या करती हैं? क्या यहीं पर बिल का असली पोस्टमार्टम होता है? बिल्कुल, आप इसे पोस्टमार्टम या सर्जरी कुछ भी कह सकते हैं। ये समितियां विधेयक के हर एक खंड की, जिसे क्लॉज बाय क्लॉज जांच कहते हैं, बहुत बारीकी से पड़ताल करती हैं। अच्छा, वे विशेषज्ञों को बुला सकते हैं, जनता की राय ले सकते हैं और विधेयक में जरूरी बदलावों की सिफारिश कर सकते हैं। कई बार कोई बिल समिति के पास एक शक्ल में जाता है और जब लौटता है तो पूरी तरह बदल चुका होता है। यानी असली काम पर्दे के पीछे यही होता है। सही पकड़ा आपने। तो समिति अपनी रिपोर्ट देती है और फिर बिल वापस सदन में आता है। अब क्या होता है? अब आता है तीसरा उपचरण, विचार विमर्श की अवस्था। समिति की रिपोर्ट के आधार पर सदन विधेयक के हर एक खंड पर फिर से विचार करता है और वोटिंग करता है। और इसी स्टेज पर सदस्य अपने अमेंडमेंट्स यानी संशोधन भी ला सकते हैं। बिल्कुल, ये वो चरण है जहां विधेयक को उसका अंतिम आकार दिया जाता है। हर कॉमा, हर फुल स्टॉप पर बहस हो सकती है। इस पूरी गहन प्रक्रिया के बाद तो लगता है बिल लगभग तैयार हो गया। हाँ, अब आता है तृतीय पाठन या थर्ड रीडिंग। ये एक तरह से फाइनल चेक है। इसमें क्या होता है? इसमें बहस सिर्फ इस बात पर होती है कि विधेयक को उसके मौजूदा रूप में स्वीकार किया जाए या पूरी तरह से अस्वीकार कर दिया जाए। तो इस चरण में कोई नया संशोधन नहीं लाया जा सकता? नहीं, कोई नहीं। अगर सदन का बहुमत इसे पारित कर देता है तो उस सदन का काम पूरा हुआ। फिर विधेयक को दूसरे सदन में भेजा जाता है, जहां वो फिर से इन्हीं मरहलों से गुजरता है। अच्छा, तो एक साधारण विधेयक पर तो दोनों सदनों में काफी खींचतान हो सकती है, लेकिन क्या होता है जब दूसरा सदन, मान लीजिए राज्यसभा, लोकसभा द्वारा पास किए गए बिल पर अड़ंगा लगा दे? क्या बिल वहीं खत्म हो जाता है? यहीं पर हमारे संविधान का एक बहुत दिलचस्प मैकेनिज्म सामने आता है, जिसे गतिरोध या डेडलॉक कहते हैं। डेडलॉक? स्रोत के अनुसार अगर दूसरा सदन विधेयक को अस्वीकार कर दे या 6 महीने तक उस पर कोई कार्रवाई न करे, तो राष्ट्रपति दोनों सदनों की संयुक्त बैठक यानी जॉइंट सिटिंग बुला सकते हैं। और इस संयुक्त बैठक में क्या होता है? फैसला कैसे होता है? इसकी अध्यक्षता लोकसभा के स्पीकर करते हैं और फैसला दोनों सदनों के कुल सदस्यों के साधारण बहुमत से होता है। अच्छा,
तो क्योंकि लोकसभा में सदस्य ज्यादा हैं तो पलड़ा हमेशा उन्हीं का भारी रहेगा। आमतौर पर हाँ, ये एक तरह का संवैधानिक सेफ्टी वाल्व है ताकि जरूरी कानून दो सदनों के आपसी मतभेद में फंसे न रह जाएं। क्या इसका इस्तेमाल कभी हुआ है? ये सुनने में तो काफी बड़ा कदम लगता है। हाँ हुआ है, लेकिन बहुत कम। स्रोत बताते हैं कि अब तक सिर्फ 3 बार। सिर्फ 3 बार? कौन कौन से मामले थे? पहला था 1960 में दहेज प्रतिषेध विधेयक, दूसरा 1977 में बैंक सेवा आयोग विधेयक और तीसरा 2002 में आतंकवाद निवारण विधेयक यानी पोटा पर। ये दिखाता है कि संयुक्त बैठक का इस्तेमाल केवल बड़े विवादास्पद राष्ट्रीय मुद्दों को सुलझाने के लिए ही किया गया है। बिल्कुल। तो दोनों सदनों से पास होने के बाद क्या बिल सीधा कानून बन जाता है या कोई और पड़ाव बाकी है? एक आखिरी और सबसे महत्वपूर्ण पड़ाव बाकी है, राष्ट्रपति की स्वीकृति। उनके पास 3 विकल्प होते हैं। क्या वो विधेयक को मंजूरी दे सकते हैं जिससे वो कानून बन जाता है, वे अपनी मंजूरी रोक सकते हैं, या फिर वो विधेयक को पुनर्विचार के लिए सदन को लौटा सकते हैं। लौटा भी सकते हैं। हाँ, लेकिन इसमें एक दिलचस्प पेंच है। अगर सदन उस विधेयक को दोबारा बिना किसी बदलाव के भी पारित करके राष्ट्रपति के पास भेज देता है तो उन्हें अपनी मंजूरी देनी ही पड़ती है। अच्छा, तो मतलब असली शक्ति आखिर में संसद के पास ही है। सही। तो एक साधारण विधेयक पर तो दोनों सदनों में काफी खींचतान हो सकती है, लेकिन मुझे लगता है पैसों के मामले में नियम कहीं ज्यादा सख्त होंगे। यहीं पर शायद धन विधेयक की भूमिका आती होगी। आपने बिल्कुल सही नब्ज पकड़ी है। जब बात पैसे की आती है तो प्रक्रिया पूरी तरह बदल जाती है और सारी ताकत एक सदन के हाथ में आ जाती है। मतलब लोकसभा के हाथ में? बिल्कुल। संविधान का अनुच्छेद 110 धन विधेयक या मनी बिल को परिभाषित करता है। आसान भाषा में समझें तो ये वो बिल है जिसका सीधा संबंध सरकार के बटुए से है। जैसे कोई नया टैक्स लगाना या हटाना? हाँ, या सरकार का उधार लेना या भारत की संचित निधि से पैसा निकालना या जमा करना। और इसकी सबसे खास बात क्या है जो इसे इतना अलग बनाती है? सबसे खास बात यह है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका फैसला करने का अंतिम और एकमात्र अधिकार लोकसभा अध्यक्ष के पास होता है। सिर्फ लोकसभा अध्यक्ष के पास शक्ति है? और इसे पारित करने की प्रक्रिया में क्या अंतर है? प्रक्रिया पूरी तरह से लोकसभा केंद्रित है। पहली बात, ये सिर्फ लोकसभा में ही पेश हो सकता है, राज्यसभा में नहीं। और राष्ट्रपति की सिफारिश भी जरूरी होती है? हाँ, राष्ट्रपति की पूर्व सिफारिश जरूरी होती है। लोकसभा से पास होने के बाद जब ये राज्यसभा में जाता है तो राज्यसभा के हाथ बंधे होते हैं। वो इसे ना तो अस्वीकार कर सकती है और ना ही इसमें कोई संशोधन कर सकती है। 1 मिनट, तो फिर राज्यसभा की भूमिका क्या रह जाती है? बस एक डाकघर की तरह? लगभग वैसा ही। राज्यसभा केवल अपनी सिफारिशें दे सकती है और उसे 14 दिनों के भीतर विधेयक को लोकसभा को लौटाना होता है। और अगर 14 दिन में नहीं लौटाया तो उसे दोनों सदनों से पारित मान लिया जाता है। और मजे की बात यह है कि लोकसभा के पास पूरा अधिकार है कि वो राज्यसभा की किसी भी या सभी सिफारिशों को खारिज कर दे। और राष्ट्रपति, क्या वो इसे पुनर्विचार के लिए लौटा सकते हैं? नहीं, राष्ट्रपति इस पर अपनी सहमति दे सकते हैं या रोक सकते हैं, लेकिन इसे पुनर्विचार के लिए नहीं लौटा सकते। तो इसका मतलब ये हुआ कि देश के वित्त पर यानी जनता के पैसे पर अंतिम अधिकार सीधे तौर पर चुने हुए प्रतिनिधियों यानी लोकसभा का है। ऐसा क्यों है? क्योंकि यह संसदीय लोकतंत्र के सबसे मूल सिद्धांत को दर्शाता है, नो टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेशन। मतलब प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं। बिल्कुल। सरकार वित्तीय मामलों के लिए सीधे जनता के सदन के प्रति उत्तरदायी होती है। पैसा जनता का है, इसलिए उस पर नियंत्रण भी जनता के सीधे चुने हुए प्रतिनिधियों का होना चाहिए। ये समझ में आता है। अब बात करते हैं सबसे बड़े वित्तीय दस्तावेज की, बजट। एक दिलचस्प तथ्य जो हमारे स्रोत बताते हैं वो ये है कि हमारे संविधान में बजट शब्द का उल्लेख ही नहीं है। सही कहा। ये एक आम धारणा है, लेकिन संविधान के अनुच्छेद 112 में इसे वार्षिक वित्तीय विवरण या एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट कहा गया है। और इसे पास करने की प्रक्रिया भी काफी लंबी होती होगी। हाँ, बहुत विस्तृत प्रक्रिया है। इसके मुख्य रूप से 6 चरण होते हैं। बजट पेश करना, उस पर आम बहस, विभागीय समितियों द्वारा जांच, अनुदान की मांगों पर मतदान। बिल्कुल, और अंत में 2 महत्वपूर्ण विधेयक पारित करना। स्रोत में कटौती प्रस्ताव या कट मोशन का जिक्र है जो अनुदान की मांगों पर मतदान के दौरान लाया जाता है।
ये क्या चीज है? सुनने में तो विपक्ष का कोई हथियार लगता है। ये विपक्ष का एक बहुत शक्तिशाली और प्रतीकात्मक हथियार है। जब सरकार अलग अलग मंत्रालयों के लिए खर्च का पैसा मांगती है, जिसे अनुदान की मांग कहते हैं। हाँ, तो विपक्ष उस मांग में कटौती का प्रस्ताव ला सकता है। इसके 3 प्रकार है और तीनों का मतलब अलग है। अच्छा, वो क्या है? पहला है नीति कटौती प्रस्ताव। इसमें मांग की राशि को घटाकर 1 रुपए करने को कहा जाता है। 1 रुपए? हाँ, इसका मतलब ये नहीं कि विपक्ष सरकार से कह रहा है कि खर्च के लिए 1 रुपया ले लो। ये तो एक तरह का सांकेतिक थप्पड़ है, ये कहने का तरीका कि आपकी पूरी पॉलिसी ही हमें नामंजूर है। अच्छा। दूसरा है आर्थिक कटौती प्रस्ताव, जो कहता है कि काम तो ठीक है पर आप फिजूल खर्ची कर रहे हैं, खर्च कम किया जा सकता है। और तीसरा है सांकेतिक कटौती प्रस्ताव। इसमें 100 रुपए की कटौती की मांग होती है ना? हाँ, ये सरकार का ध्यान किसी विशेष मुद्दे या शिकायत की ओर खींचने का एक तरीका है। तो क्या ये प्रस्ताव कभी पारित होते हैं या ये सिर्फ राजनीतिक दिखावे के लिए होते हैं? व्यावहारिक रूप से सरकार के पास बहुमत होने के कारण ये प्रस्ताव कभी पारित नहीं होते, और अगर कोई कटौती प्रस्ताव पास हो जाए तो इसे सरकार में अविश्वास जैसा माना जाता है और सरकार को इस्तीफा भी देना पड़ सकता है। हाँ, ये इनका असली महत्व बहस शुरू करने में है। ये सरकार को अपने हर खर्च का हिसाब देने के लिए मजबूर करते हैं और सार्वजनिक महत्व के मुद्दों पर चर्चा का एक महत्वपूर्ण मंच प्रदान करते हैं। और इस पूरी प्रक्रिया के अंत में आपने 2 विधेयकों का जिक्र किया था, उनका क्या महत्व है? वो इस पूरी प्रक्रिया की अंतिम मुहर है। पहला है विनियोग विधेयक या एप्रोप्रिएशन बिल। एप्रोप्रिएशन बिल, इसे हम सरकार का ATM कार्ड कह सकते हैं। बजट में भले ही खर्च को मंजूरी मिल गई हो, लेकिन इस विधेयक के पास हुए बिना सरकार देश की तिजोरी यानी संचित निधि से 1 रुपया भी नहीं निकाल सकती। और दूसरा विधेयक? दूसरा है वित्त विधेयक या फाइनेंस बिल। ये सरकार के टैक्स से जुड़े प्रस्तावों को, यानी आने वाले साल के लिए कौन से टैक्स लगेंगे, बढ़ेंगे या घटेंगे, उनको कानूनी रूप देता है। तो इन दोनों विधेयकों के पारित होने के बाद ही बजट प्रक्रिया पूरी मानी जाती है? बिल्कुल, और तभी सरकार को देश चलाने के लिए पैसा और टैक्स वसूलने का अधिकार मिलता है। तो हमने देखा कि संसद में कानून बनाने और बजट पारित करने की प्रक्रिया कितनी विस्तृत और बहुस्तरीय है। ये सिर्फ नियमों का एक सेट नहीं है, बल्कि हर कदम पर विचार विमर्श, जांच और संतुलन की एक जीवंत व्यवस्था है जो लोकतंत्र को मजबूत बनाती है। हाँ, और ये एक महत्वपूर्ण सवाल भी उठाता है। स्रोत हमें ये औपचारिक प्रक्रियाएं तो बताते हैं, लेकिन हमें ये सोचने पर मजबूर करता है कि आज के दौर में संसदीय बहसों की गुणवत्ता और उन समितियों का कामकाज जो अक्सर पर्दे के पीछे होता है, हाँ, वो वास्तव में उन कानूनों और वित्तीय फैसलों को कैसे आकार दे रहा है जो हम सभी के जीवन को प्रभावित करते हैं। प्रक्रिया तो ढांचा है, पर असल आत्मा तो उस पर होने वाली सार्थक बहस और विचार विमर्श में बसती है। इसी कंटिन्यूटी में अब आगे का कॉन्सेप्ट समझते हैं। संसद यानी हमारे लोकतंत्र का मंदिर। लेकिन जो संसद हमें टीवी पर दिखती है, वो शोर, वो नारेबाजी, वो वॉकआउट, क्या संसद सिर्फ उतनी ही है या पर्दे के पीछे एक और संसद भी काम कर रही है जो शायद ज्यादा शांत है, ज्यादा गंभीर है और हो सकता है ज्यादा असरदार भी? आपने बिल्कुल सही नब्ज पकड़ी है। असली संसद जहां कानूनों की, आप कह सकते हैं, चीरफाड़ होती है, जहां सरकारी खर्च के हर 1 रुपए का हिसाब मांगा जाता है, वो टीवी कैमरों से दूर बंद कमरों में काम करती है। अच्छा। और इस अनदेखी संसद का दिल और दिमाग हैं संसदीय समितियां, पार्लियामेंट्री कमिटीज। समितियां मतलब कमिटीज? सुनने में तो ये किसी भी ऑफिस मीटिंग जैसा एक आम सा शब्द लगता है, पर ये संसदीय समितियां इतनी खास क्यों है? क्या कोई भी कमिटी संसदीय समिति कहलाएगी? नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसके लिए हमारा जो स्रोत है वो 4 बहुत साफ शर्तें बताता है। ओके, 4 शर्तें हैं जी। पहली, उसे सदन मतलब लोकसभा या राज्यसभा ने नियुक्त या निर्वाचित किया हो, या फिर स्पीकर या सभापति ने उसे नामित किया हो। ठीक है। दूसरी शर्त है कि वो लोकसभा अध्यक्ष या सभापति के निर्देशन में ही काम करती हों। तीसरी, वो अपनी रिपोर्ट सदन को या फिर अध्यक्ष को ही सौंपती हों। और चौथी और आखिरी बात, उसका अपना एक सचिवालय हो, मतलब एक छोटा सा ऑफिस और स्टाफ जिसका इंतजाम लोकसभा या राज्यसभा सचिवालय करता है। अच्छा, तो ये 4 शर्तें इसे एक आधिकारिक संसदीय पहचान देती हैं। चलिए तो फिर इस अनदेखी संसद की बनावट को जरा और समझते हैं। क्या ये सारी समितियां एक ही तरह की होती है? नहीं, इन्हें मोटे तौर पर 2 हिस्सों में बांटा जा सकता है। एक होती हैं स्थायी समितियां
यानी स्टैंडिंग कमिटीज। स्थाई हाँ। मतलब परमानेंट। हाँ, एक तरह से परमानेंट। ये स्थायी प्रकृति की होती हैं जो लगातार काम करती हैं। हर साल या समय समय पर इनका गठन होता रहता है। और दूसरी होती हैं तदर्थ समितियां, मतलब एड हॉक कमिटीज। एड हॉक कमिटीज, ये नाम तो सुना है, मतलब ये एक तरह से स्पेशल टास्क फोर्स जैसी हुई। क्या बेहतरीन एनालॉग है, बिल्कुल। जैसे ही कोई बड़ा स्कैम या कोई मुद्दा सामने आया, संसद ने अपनी एक जांच टीम बना दी और जैसे ही काम खत्म, टीम भी खत्म। बिल्कुल, यही काम है इनका। ये किसी खास मकसद के लिए बनती हैं और मकसद पूरा होते ही इन्हें भंग कर दिया जाता है। जैसे बोफोर्स सौदे की जांच के लिए या फिर शेयर बाजार घोटाले की जांच के लिए जो समितियां बनी थी, वो सब इसी के उदाहरण है। मिशन अकम्प्लिश्ड, कमिटी डिसॉल्व्ड। ये तो बहुत दिलचस्प है, लेकिन असली ताकत तो स्थायी समितियों के पास ही होती होगी, क्योंकि वो तो लगातार काम करती हैं। उनमें सबसे अहम कौन सी हैं? निस्संदेह सबसे ज्यादा ताकतवर हैं वित्तीय समितियां, फाइनेंस कमिटीज, और इनमें भी 3 सबसे बड़े खिलाड़ी हैं: लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति और सार्वजनिक उद्यम समिति। अच्छा। ये तीनों मिलकर सरकार की तिजोरी पर नजर रखने वाला एक बहुत मजबूत सिस्टम बनाती हैं। चलिए, सबसे पहले लोक लेखा समिति यानी पब्लिक अकाउंट्स कमेटी, जिसे PAC भी कहते हैं, उसकी बात करते हैं। नाम से तो यही लग रहा है कि इसका काम सरकारी खातों का हिसाब किताब रखना होगा। बिल्कुल, और ये कोई नई चीज नहीं है। ये 1921 से अस्तित्व में है। ये सरकार के खर्चों का, आप कह सकते हैं, एक तरह से पोस्टमार्टम करती है। पोस्टमार्टम? हाँ, मतलब खर्चा तो हो चुका, जब सरकार पैसा खर्च कर चुकी होती है, तब ये समिति नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी CAG की रिपोर्ट के आधार पर जांच करती है कि पैसा सही जगह और सही तरीके से खर्च हुआ या नहीं, कहीं कोई गड़बड़ी तो नहीं हुई। मैंने सुना है कि इस समिति की बनावट में ही इसकी असली ताकत छिपी है, खासकर इसके अध्यक्ष को लेकर एक परंपरा है। हाँ, और यही वो बात है जो इसे हमारे लोकतंत्र का एक साइलेंट सेफ्टी वॉल्व बनाती है। 1967 से एक परंपरा चली आ रही है कि इसका अध्यक्ष हमेशा विपक्षी दल से होता है। ओह, ये तो बहुत महत्वपूर्ण है। सोचिए, जब सदन में संख्या बल सत्ता पक्ष के साथ होता है, तब यही वो एक समिति है जहां विपक्ष के पास असल ताकत होती है सरकार के हर रुपए के खर्च पर सवाल उठाने की। ये टीवी पर होने वाले हंगामे से कहीं ज्यादा असरदार है। तो इसके सदस्य कितने होते हैं? इसमें कुल 22 सदस्य होते हैं, 15 लोकसभा से और 7 राज्यसभा से। लेकिन एक मिनट, अगर इनकी सिफारिशें सिर्फ सलाहकार हैं, मतलब सरकार मानने के लिए बाध्य नहीं है, तो फिर इतनी मेहनत का क्या फायदा? क्या मंत्रालय इन रिपोर्ट्स को बस फाइल में लगाकर भूल नहीं जाते होंगे? असल में इनका कोई डर है या नहीं? ये बहुत वाजिब सवाल है। देखिए, कानूनी तौर पर तो सिफारिशें बाध्यकारी नहीं हैं, लेकिन PSC की रिपोर्ट जब संसद के पटल पर रखी जाती है तो उसकी एक नैतिक और राजनीतिक ताकत होती है। अच्छा। मीडिया में बहस होती है, सदन में सवाल उठते हैं। किसी भी मंत्रालय या मंत्री के लिए PSC की कड़ी टिप्पणी को नजरअंदाज करना बहुत मुश्किल हो जाता है। ये आप कह सकते हैं नाम खराब होने का डर है, जो बड़े बड़े अधिकारियों को भी जवाबदेह बनाता है। समझ गई। तो PSC तो एक तरह से पोस्टमार्टम करती है जब खर्चा हो चुका हो। जी। लेकिन क्या कोई ऐसा सिस्टम भी है जो डॉक्टर की तरह पहले ही बीमारी पकड़ ले, मतलब खर्चा होने से पहले ही ये बता दे कि यहाँ बर्बादी हो सकती है? बिल्कुल है, और इसी काम के लिए है हमारी दूसरी बड़ी वित्तीय समिति, प्राक्कलन समिति यानी एस्टिमेट्स कमेटी। प्राक्कलन समिति? जी, इसे सतत किफायत समिति भी कहते हैं, मतलब कंटिन्यूअस इकोनॉमी कमेटी। इसका काम ही बजट में जो अनुमान पेश किए गए हैं उनकी जांच करना है और ये सुझाव देना है कि सरकारी खर्चों में कैसे बचत की जा सकती है। ये तो कमाल का फर्क है। एक देखती है खर्च कैसे हुआ और दूसरी देखती है खर्च कैसे होना चाहिए। जी। इनकी बनावट में भी क्या कोई ऐसा ही दिलचस्प फर्क है? एक बहुत बड़ा फर्क है। PSC में तो लोकसभा और राज्यसभा दोनों के सदस्य होते हैं, लेकिन एस्टिमेट्स कमेटी में सभी 30 सदस्य सिर्फ और सिर्फ लोकसभा से होते हैं। इसमें राज्यसभा का कोई प्रतिनिधित्व नहीं होता। ऐसा क्यों? ये थोड़ा अजीब नहीं है? नहीं, इसका एक तार्किक कारण है। ये सीधे सीधे सरकार के बजट अनुमानों से जुड़ी है और हमारे संविधान के अनुसार बजट और पैसे से जुड़े मामलों पर असली शक्ति जो है वो लोकसभा के पास ही होती है। अच्छा, हाँ, मनी बिल्स वाला मामला। बिल्कुल। तो इस समिति की बनावट ही इसके काम के फर्क को दिखाती है। और एक और बात बताइए। इसका अध्यक्ष हमेशा सत्ताधारी दल से होता है, तो एक तरह का संतुलन है। PSC का अध्यक्ष विपक्ष से और एस्टिमेट्स कमेटी का अध्यक्ष सत्ता पक्ष से। वाह, ये तो सरकार के वित्तीय कामकाज पर निगरानी का एक पूरा इकोसिस्टम लगता है।
हाँ, और इस इकोसिस्टम को 1993 में और भी ज्यादा मजबूत किया गया, जब विभागीय स्थायी समितियों यानी डिपार्टमेंटल स्टैंडिंग कमिटीज की शुरुआत हुई। आज ऐसी 24 समितियां हैं। 24 समितियां? ये तो बहुत ज्यादा है। ये क्या करती हैं? ये सरकार के लगभग हर मंत्रालय को कवर करती हैं। जब बजट पेश होता है तो ये अनुदान मांगों की विस्तार से जांच करती हैं। ये अनुदान मांगे आप कह सकती हैं हर मंत्रालय की साल भर की शॉपिंग लिस्ट होती है। शॉपिंग लिस्ट? हाँ, जिसमें वो बताते हैं कि उन्हें किस काम के लिए कितना पैसा चाहिए। समिति का काम एक सख्त ऑडिटर की तरह इस लिस्ट की जांच करना है कि कहीं कोई फिजूल खर्ची तो नहीं हो रही या कोई मंत्रालय जरूरत से ज्यादा तो नहीं मांग रहा। संसद के पूरे सदन के लिए हर मंत्रालय की शॉपिंग लिस्ट को इतनी गहराई से जांचना नामुमकिन है। ये काम यही 24 समितियां करती हैं। तो अब तक हमने जो समझा वो ये है कि समितियां जांच पड़ताल और निगरानी का बहुत गंभीर काम करती हैं। लेकिन क्या संसद में नए और बड़े मुद्दों पर खुली चर्चा के लिए भी कोई व्यवस्था है जो इतनी औपचारिक न हो, जहां विशेषज्ञ भी शामिल हो सकें? हाँ, और ये एक बहुत ही शानदार पहल है जो 2005 में शुरू हुई। इससे कहते हैं संसदीय मंच, यानी पार्लियामेंट्री फोरम्स। संसदीय मंच? जी, इनका मकसद समितियों की तरह जांच करना नहीं है, बल्कि सांसदों को एक ऐसा प्लेटफॉर्म देना है जहां वो मंत्रियों, टॉप अधिकारियों और विषय के विशेषज्ञों के साथ बैठकर किसी खास मुद्दे पर खुलकर बात कर सकें। ये तो बहुत ही अच्छा आइडिया है। ये किन विषयों पर है? इनके विषय आज के समय की बड़ी चुनौतियों को दर्शाते हैं। पहला मंच 2005 में जल संरक्षण और प्रबंधन पर बना था। अच्छा, पानी पर? हाँ, उसके बाद युवाओं पर, ग्लोबल वार्मिंग और जलवायु परिवर्तन पर और आपदा प्रबंधन जैसे विषयों पर भी मंच बने। आज कुल 8 ऐसे मंच हैं। ये दिखाते हैं कि संसद कैसे समय के साथ खुद को प्रासंगिक बनाए रखती है। ये संसदीय मंच वाली बात मुझे बहुत दिलचस्प लगी, क्योंकि ये दिखाता है कि हमारे सांसद भी ग्लोबल वार्मिंग जैसे मुद्दों को लेकर चिंतित हैं। पर क्या इन मंचों की चर्चा का असर असल में कानून बनाने की प्रक्रिया पर दिखता है, या ये बस एक डिस्कशन क्लब बनकर रह जाते हैं? देखिए, इनका सीधा असर कानून पर नहीं होता और न ही ये समितियों के काम में कोई दखल देते हैं। बिल्कुल। इनका मुख्य काम है जागरूकता फैलाना, सांसदों को संवेदनशील बनाना और उन्हें डेटा और विशेषज्ञ राय से लैस करना। जब कोई सांसद जलवायु परिवर्तन पर बने मंच में हिस्सा लेता है तो वो उस विषय को बेहतर समझता है। ठीक है। फिर जब सदन में उस विषय से जुड़ा कोई कानून आता है तो वो ज्यादा सार्थक बहस कर पाता है। तो ये सीधे नहीं पर अप्रत्यक्ष रूप से नीति निर्माण की गुणवत्ता को जरूर बेहतर बनाते हैं। ठीक है, तो हमने संसद के अंदर की इस अनदेखी दुनिया को समझा जो समितियों और मंचों से चलती है। लेकिन क्या भारतीय संसद बाहर की दुनिया से यानी दूसरे देशों की संसदों से भी जुड़ती है? बिल्कुल जुड़ती है, और इस काम के लिए खास संस्था है भारतीय संसदीय समूह यानी इंडियन पार्लियामेंट्री ग्रुप, IPG। IPG? जी, ये 1949 में बना एक स्वायत्त निकाय है जो हमारी संसद और दुनिया की बाकी संसदों के बीच एक पुल का काम करता है। एक तरह से संसद का विदेश मंत्रालय हुआ। हाँ, कुछ हद तक कह सकते हैं। ये दो बड़े अंतर्राष्ट्रीय संगठनों अंतर संसदीय संघ IPU और राष्ट्रमंडल संसदीय संघ CPA के लिए भारतीय शाखा का काम भी करता है। अच्छा, तो इसके फायदे क्या हैं? ये सांसदों के डेलीगेशन विदेश भेजता है, दूसरे देशों के सांसदों का यहाँ स्वागत करता है, जिससे विचारों और अनुभवों का आदान प्रदान होता है। इससे हमारे सांसदों को भी तो बहुत कुछ सीखने को मिलता होगा। निश्चित रूप से, जब वो देखते हैं कि किसी दूसरे देश में कोई समस्या कैसे सुलझाई गई तो वो आइडिया यहाँ भी ला सकते हैं। और एक और रोचक बात, ये समूह 1995 से हर साल सर्वोत्कृष्ट सांसद पुरस्कार, आउटस्टैंडिंग पार्लियामेंटेरियन अवार्ड भी देता है। ये तो बहुत अच्छी बात है, उन सांसदों को सम्मानित करने के लिए जिनका योगदान असाधारण रहा हो। तो कुल मिलाकर संसद सिर्फ वो नहीं है जो हमें टीवी पर शोर शराबे में दिखती है। असली, विस्तृत और शायद ज्यादा महत्वपूर्ण काम तो पर्दे के पीछे इन समितियों, मंचों और समूहों में होता है। यही वो जगह है जहां लोकतंत्र की असल मशीनरी काम करती है। बिल्कुल सही कहा आपने। ये समितियां और मंच शासन में विशेषज्ञता और गहन जांच को सुनिश्चित करने के लिए बनाए गए हैं। ये कार्यपालिका पर संसद के नियंत्रण को सार्थक बनाते हैं। लेकिन जैसा कि हमने पहले भी चर्चा की, इनकी ज्यादातर सिफारिशें सलाहकार प्रकृति की होती हैं, बाध्यकारी नहीं। हाँ, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। और यही वो विचार है जिसके साथ हम आज की इस चर्चा को समाप्त कर सकते हैं।
ये एक अहम सवाल सोचने के लिए छोड़ जाता है। इन विशेषज्ञ निकायों को सशक्त बनाने और एक चुनी हुई सरकार के कार्यकारी अधिकार को बनाए रखने के बीच वो आदर्श संतुलन क्या होना चाहिए? क्या इन समितियों की रिपोर्ट को और ज्यादा ताकत दी जानी चाहिए, या फिर जो मौजूदा व्यवस्था है वही लोकतंत्र के लिए सबसे बेहतर है? इसी